हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं लॉज ऑफ मोशन। और लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहले देखिए फोर्स के बारे में कि फोर्स क्या होता है। फोर्स, एन एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म of a push or pull which either changes or tend to change the state of rest or uniform motion along the straight line is called force। अगर किसी भी बॉडी की रेस्ट की पोजीशन में या एक स्ट्रेट लाइन पर एक यूनिफॉर्म मोशन में अगर हम लोग कोई एक ऐसा एक्सटर्नल एफर्ट लगाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए पुश और पुल जो उसकी इस स्टेट को चेंज कर देता है, उसको हम फोर्स कहते हैं। फोर्स दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस, एक होते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो देखिए कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में बताऊं मैं आप लोगों को कौन कौन से होते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस और कौन से होते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। एक है कॉन्टैक्ट फोर्स और एक है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसे फोर्स जब दो बॉडीज़ आपस में कांटेक्ट में आती हैं और कांटेक्ट में आने के बाद ये फोर्स एग्जिस्ट करते हैं, इनको हम कांटेक्ट फोर्सेस कहते हैं। जैसे फ्रिक्शन फोर्स, जब तक दो बॉडीज़ कांटेक्ट में नहीं आएंगी, एक बॉडी दूसरी स्लाइड नहीं करेगी, तब तक फ्रिक्शन फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता। विस्कस फोर्स, आप जानते हैं कि जब तक दो फ्लूइड्स की लेयर्स के बीच एक रिलेटिव मोशन नहीं होगा तब तक विस्कस फोर्स वर्क नहीं करेगा। रिएक्शन फोर्स, ठीक है, जब तक एक्शन नहीं होगा तब तक रिएक्शन फोर्स नहीं होगा, कांटेक्ट में होनी चाहिए एक बॉडी दूसरे बॉडी के, तभी रिएक्शन फोर्स लगेगा, अदरवाइज रिएक्शन फोर्स नहीं लगेगा। टेंसाइल फोर्स, ये सारे फोर्सेस ऐसे हैं जो कांटेक्ट फोर्सेस की कैटेगरी में आते हैं। फिर आते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस का मतलब होता है कि अगर बॉडी कांटेक्ट में नहीं भी हैं तब भी ये फोर्सेस वर्क करते हैं। जैसे आप जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। आप देखिए कि अगर कोई बॉडी अर्थ कांटेक्ट में नहीं भी है तो हेवनली बॉडी है, जैसे कि अगर मान लीजिए हम बात करें मून की, तो मून और अर्थ कांटेक्ट नहीं है लेकिन फिर भी अर्थ मून पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करती है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये फोर्सेस ऐसे फोर्सेस हुआ करते हैं कि जहाँ पर बॉडी कांटेक्ट की कोई ज़रूरत हम लोगों को पड़ती नहीं है। उसके बाद अगली बात आती है इनर्शिया। इनर्शिया देखिए क्या है। इनर्शिया, इनर्शिया का मतलब ये होता है कि हर बॉडी जिस पोजीशन में भी होती है, अगर मान लीजिए कि वो बॉडी रेस्ट में है या फिर वो बॉडी एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से एक स्ट्रेट लाइन पाथ के अलॉन्ग मूव कर रही है, दोनों ही पोजीशन में जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए तब तक वो अपनी स्टेट को चेंज करने को अपोज करती है। या अगर हम लोग उस पर फोर्स भी अप्लाई करते हैं तो भी आप जानते हैं कि वो अपनी स्टेट को चेंज करने को अपोज करती है। ये जो प्रॉपर्टी होती है ये इनर्शिया की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। इनर्शिया जो होता है वो किसी बॉडी के मास पर डिपेंड करता है। जो बॉडी जितनी मैसिव होती है उसमें इनर्शिया की प्रॉपर्टी उतनी ज़्यादा होती है, इसलिए इनर्शिया बॉडी के मास पर डिपेंड करता है। जितना मास ज़्यादा इनर्शिया की प्रॉपर्टी उतनी ज़्यादा होगी। इनर्शिया देखिए तीन तरीके के होते हैं, मैं आपको बताऊं एग्जांपल देके। इनर्शिया तीन टाइप के होंगे। एक होगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एक होगा इनर्शिया ऑफ मोशन, एक होगा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये तीन टाइप के इनर्शिया होंगे। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब ये हुआ कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है और आप उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं तो रेस्ट में रहना चाहती है। अगर आप कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तब भी वो अपनी स्टेट को चेंज करने को अपोज करती है। ये होती है प्रॉपर्टी इनर्शिया ऑफ रेस्ट की। बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास है इनर्शिया ऑफ रेस्ट के। इनर्शिया ऑफ रेस्ट के एग्जाम्पल ये है
कि अगर आप एक बस में बैठे हैं और या बस में खड़े हैं और अचानक से बस मूव करना शुरू कर देती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो आपके पैर क्योंकि बस के फ्लोर के कांटेक्ट में है इसलिए वो पैर तो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जो आपका अपर पार्ट है वो रेस्ट में रहना चाहता है। इसलिए क्या होगा कि आपका अपर पार्ट रेस्ट में रहना चाहता है और पैर मूव कर गए बस के साथ, तो आप पीछे की तरफ गिर जाया करते हैं। ये है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इस तरीके से अगर हम लोग एक कारपेट लेते हैं और कारपेट को एक स्टिक से अगर आप बीट करते हैं, बीटना शुरू कर देते हैं, तो उसमें डस्ट पार्टिकल बाहर निकल जाया करते हैं। क्यों? क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स रेस्ट में होते हैं। जब आप कारपेट को बीट करते हैं किसी भी स्टिक से तो कारपेट अपनी जगह से हट जाते हैं, डस्ट पार्टिकल जो होते हैं वो अपनी जगह पर रेस्ट में रहना चाहते हैं बिकॉज वो मैसिव पार्टिकल्स हैं। तो ये दूसरा एग्जाम्पल है। इस तरीके से अगर मान लीजिए कि एक पेड़ पर मैंगोज़ लगे हुए हैं और आप लोग उसकी ब्रांच को ऐसे हिलाते हैं तो आप देखेंगे कि वो मैंगोज़ रूट के नीचे गिर जाया करते हैं। उसका रीज़न ये है कि मैंगो मैसिव बॉडी है। जब आप लोग देख रहे हैं कि वो रेस्ट में है और आप लोग ब्रांच पर एक फोर्स इस तरह से लगाते हैं तो ब्रांचेस तो अपनी जगह से हिलती हैं, लेकिन मैंगो अपनी जगह पर रुके रहते हैं, इसलिए या रुके रहना चाहते हैं। इसलिए ब्रांचेस हिलती हैं और मैंगो अपनी जगह रहना चाहते हैं तो टूट जाया करते हैं, इस तरह से फोर्स लगता है उन पर। तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। अगर हम लोग एक गिलास लें, एक कांच का गिलास लें, उसके ऊपर एक प्लेइंग कार्ड रखें, इसके ऊपर एक हैवी कॉइन रखें और आप लोग ऐसे करके ये एक इस तरह से एक फोर्स अप्लाई करें प्लेइंग कार्ड पर, ताश के पत्ते पर, तो आप देखते हैं जो प्लेइंग कार्ड होता है वो यहाँ से बाहर निकल जाता है और जो कॉइन होता है वो ग्लास में गिर जाया करता है, क्योंकि प्लेइंग कार्ड में फोर्स लगाया। प्लेइंग कार्ड और जो कॉइन है उसके बीच फ्रिक्शन बहुत ही कम है, स्मूथ होता है बहुत, इसलिए तो जो प्लेइंग कार्ड होता है वो अपना जो स्पेस है वो छोड़ जाता है और कॉइन इनर्शिया ऑफ रेस्ट की प्रॉपर्टी की वजह से ग्लास के अंदर गिर जाया करता है। तो आप देख रहे हैं कि ये भी इनर्शिया की प्रॉपर्टी ऑफ रेस्ट है। इसके अलावा आप देखें कि अगर हम लोग कहीं पर एक बुलेट मारते हैं, एक कांच लगा हुआ है, आपने गोली चलाई, जब गोली चलाते हैं तो आप देखते हैं कि जो गोली जहाँ जगह टकराएगी उस जगह पर एक क्लियर होल हो जाएगा, बाकी कांच वैसे रुका रहेगा, अपनी जगह पर रहेगा। और ये जो प्रॉपर्टी है ये भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट की प्रॉपर्टी है, उसी का एग्जाम्पल है। तो ये होती है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। फिर आता है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब ये होता है कि जब भी कोई बॉडी मोशन में होती है, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होती है इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो अगर आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं और उसको कोशिश करते हैं या तो उसके जो स्टेट है उसे चेंज करने की, जो उसके यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट है, या तो उसको रोकने की कोशिश करते हैं या उसमें रिटार्डेशन लाने की कोशिश करते हैं या उसको एक्सीलरेट करने की कोशिश करते हैं, तो वो उसको भी अपोज किया जाता है। आप देखिए कि अगर आप लोग बस में चल रहे हैं, एग्जाम्पल देखिए, आप एक बस में बैठे हुए हैं और अचानक से बस जो होती है वो चल रही थी पहले यूनिफॉर्म वेलोसिटी से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और अचानक से ब्रेक लगते हैं वहाँ पर। जब ब्रेक लगते हैं तो आप जानते हैं कि क्या होगा, आप बैठे हैं सीट पर, आपका जो पोर्शन सीट कांटेक्ट में है वो तो एकदम से रुक जाता है, लेकिन जो अपर बॉडी पार्ट होता है वो उसी वेलोसिटी से मूव करता था जिस वेलोसिटी से वो बस मूव कर रही थी। तो आप पर एक फोर्स लगता है आगे की तरफ, आप आगे तरफ गिर जाया करते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है इनर्शिया ऑफ मोशन का। ऐसे ही आप जानते हैं कि अगर आप चलती हुई बस है, एक बस चल रही है और आप उससे उतरना चाहते हैं, आप उस बस से उतरना चाहते हैं, तो आपने महसूस किया होगा कि अगर आप उतरते हैं एकदम से रुक जाते हैं तो आप गिर पड़ते हैं आगे की डायरेक्शन में, क्योंकि आपके पैर जो हैं वो सड़क के कॉन्टैक्ट में आते हैं, एकदम से रुक जाते हैं, लेकिन आपकी जो बॉडी, अपर बॉडी पार्ट जो है वो बस की स्पीड से मोशन में आता है आगे की तरफ और आप गिर पड़ते हैं। ठीक है ना। ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि आप ना गिरें तो इसके लिए क्या होगा कि आपको बस से उतरने के बाद, उतरते ही आपको पहले कुछ दूर दौड़ना पड़ेगा बस के साथ, जिससे कि आप अपने आप को मेंटेन रख सकें उसकी स्पीड के साथ, और फिर धीरे धीरे अपनी स्पीड को कम करना होगा आप कोशिश करके। तो इस तरह अगर आप करते हैं तो आप नहीं गिरेंगे। अगर आपने देखा होगा कि कहीं पर लंबी कूद करनी होती है या कहीं पर भाला फेंकना होता है, तो जो प्लेयर होता है वो पहले काफ़ी दूर दौड़ के आता है और उसके बाद वो ऐसा करता है, या तो कूदता है
या फिर भाला फेंकता है, जिससे कि वो अपने अंदर एक मोमेंटम डेवलप कर लेता है पहले उसी डायरेक्शन में, और उसके बाद वो ऐसा करता है तो आप जानते हैं कि जो भाला होगा वो काफ़ी दूर तक जाएगा, या जो प्लेयर होगा वो काफ़ी लंबी कूद कर सकेगा, ऐसा होता है। ठीक है, तो ये जो एग्ज़ाम्पल दिए मैंने आप लोगों को, ये इनर्शिया ऑफ मोशन के हैं। इसके अलावा फिर आता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये भी होता है कि अगर कोई बॉडी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है तो वो चाहती है कि वो उसी डायरेक्शन में मूव करती रहे। अगर आप लोग एक फोर्स लगाते हैं उसके डायरेक्शन चेंज करने के लिए, तो अपने डायरेक्शन को चेंज करने को वो बॉडी अपोज करती है। ये तीसरा टाइप है इनर्शिया का, कि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए कि आप एक बस में बैठे हैं और बस जा रही है ऐसे, अगर बस मुड़ेगी ऐसे तो आप एक फोर्स आप पर लगेगा बाहर की तरफ। तो ये इसी वजह से लगता है क्योंकि उसमें इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन शामिल है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की प्रॉपर्टी उसके अंदर है, इसलिए ऐसा हुआ करता है। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, मान लीजिए कि आपके पास एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, इसका मास है m और इसकी वेलोसिटी है v। तो ये दोनों जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, मास और वेलोसिटी, इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा इसको हम इसका लीनियर मोमेंटम कहते हैं। इसका मतलब कि वेक्टर p इज इक्वल टू m वेक्टर v, ये होता है इसका लीनियर मोमेंटम। और आप जानते हैं कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर है, ये वेक्टर है, इसलिए जो वेक्टर p होगा लीनियर मोमेंटम, इसकी डायरेक्शन भी वही होगी जो इसकी वेलोसिटी डायरेक्शन है, बिकॉज आप जानते हैं कि मास कभी भी नेगेटिव नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव होता है। इसलिए अगर आप बात करेंगे इसकी यूनिट की, तो यूनिट होगी इसकी, यूनिट देखिए इसकी होती है किलोग्राम और इसकी होती है मीटर पर सेकेंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अगर आप बात करें डायमेंशन फार्मूले की, कि डायमेंशन क्या होगी इसकी, डायमेंशनल फार्मूले की बात करेंगे तो आप जानते हैं कि m की डायमेंशन जो होती है वो होती है m, और वेलोसिटी की होती है LT-1, तो MLT-1, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा। तो ये होगा लीनियर मोमेंटम। ठीक है, किसी भी बॉडी जिसका मास m है, अगर वो वेलोसिटी v से मूव कर रही है, तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम, एंड डायरेक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है भाई, ये होता है। इसके बाद आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे तो आप जानते हैं 3 लॉज हैं, पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करने वाले हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। पहले हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ की, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये है कि अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, इसका मतलब एक कांस्टेंट स्पीड से इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन अगर वो मूव कर रही है, तो जो बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में रहना चाहेगी। जो बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, यानी कि कांस्टेंट स्पीड से इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, वो उसी तरह मूव करती रहेगी, उसी स्पीड से उसी डायरेक्शन में, जब तक कि आप उस पर कोई भी एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं कर देते हैं। अगर आप लोग ऐसा कर देते हैं तो रेस्ट वाली बॉडी जो होगी वो मोशन में आ जाएगी। जो मोशन वाली बॉडी होगी उसमें या तो रेस्ट में आ जाएगी, या उसमें एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन या उसकी डायरेक्शन का चेंज हो जाएगा। अदरवाइज़ जो बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगी। जो बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से एक कांस्टेंट वेलोसिटी से इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन मूव कर रही है, वो उसी तरह से मूव करती रहेगी। ये है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसका एक्सप्लेनेशन भी हम लोग कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन देखिए इसका क्या है।
एक्सप्लेनेशन ये है, इसका एक्सप्लेनेशन ये होगा कि फॉर ए बॉडी एट रेस्ट, एक आपके पास एक बॉडी है, रेस्ट में है, जब रेस्ट में होगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। और फॉर ए बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो मान लीजिए कि उसकी इनिशियल स्पीड कितनी है, u है, ये। अब आप लोग यहां से फर्स्ट लॉ अप्लाई करिए। आप जानते हैं कि अगर आपने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया, इफ F इजिकल टू 0, अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो जो एक्सेलरेशन होगा वो होता है F अपॉन m, वो कितना होगा, 0 होगा। ओके, मतलब ये हुआ, यही बात यहाँ लिखते हैं कि अगर आपने कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया तो जो A होगा दैट इज़ F अपॉन m, ये कितना होगा, ये 0 होगा। अब आप लोग, अगर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन लगा दें, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर अप्लाई कर दें आप, v इजिकल टू u प्लस at, ये अप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा, आप देखिए कि v इजिकल टू कितना है, u 0, और प्लस कितना एक्सेलरेशन है, 0, और टाइम कितना है, t, कुछ भी टाइम हो तो आप देखेंगे v कितना आ जाएगा, 0। तो आप देख रहे हैं कि जो बॉडी हमारे पास रेस्ट में थी वो रेस्ट में ही रहेगी। और यहाँ से देखिए कि जो बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी u से मूव कर रही थी उसका क्या होगा, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इजिकल टू u प्लस at, ये आप अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा v इजिकल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u प्लस कितना एक्सेलरेशन है, 0 इंटू टी, तो आप देखेंगे कि v इजिकल टू u। तो आप देख रहे थे कि जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो u थी, तो उस कितने भी टाइम आप बाद देखेंगे, अगर आपने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया है तो जो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, जब आप उसको नोटिस करेंगे, जब आप उसको देखेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे, तो भी उसकी वेलोसिटी u ही रहेगी। इसका मतलब जो बॉडी होगी, अगर आपने उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया है तो वो उसी वेलोसिटी से मूव करती रहेगी। ये है हमारे पास न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। फिर आता है न्यूटन सेकंड लॉ। देखिए यहाँ पर तो जो फर्स्ट लॉ था वो तो था, ये बता रहा था बिहेवियर के बारे में कि क्या होता है, आप लोग जो फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, और अगर आप फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं तो क्या होगा, ये बात बता रहा था न्यूटन फर्स्ट लॉ। लेकिन जो सेकंड लॉ है ये बताता है क्वांटिटी के बारे में कि हम कितनी क्वांटिटी का फोर्स अप्लाई करेंगे तो कितना चेंज होगा मोमेंटम में, कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ये बताता है न्यूटन सेकंड लॉ। देखिए न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देखिए न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ linear momentum with respect to time is directly proportional to the applied force, or we can say that the rate of change of linear momentum with respect to time is equal to the force applied on the body, and the change occurs in the direction of force। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी बॉडी का जो लीनियर मोमेंटम है उसके चेंज होने का रेट उस बॉडी पर जितना एक्सटर्नल फोर्स आपने अप्लाई किया है उसके इक्वल होता है। और दूसरी बात ये कि लीनियर मोमेंटम में चेंज होता है वो फोर्स की डायरेक्शन में ही होता है। देखिए कैसे बताएंगे इसके बारे में, इसको बताएंगे आप इस तरह से कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम is equal to external force। मान लीजिए कि मोमेंटम था p, उसमें जो चेंज होगा वो होगा डेल्टा p ओवर डेल्टा t, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स।
ये हमारे पास सेकंड लॉ है। अगर आप देखेंगे वेक्टर फॉर्म में तो ये वेक्टर है और ये वेक्टर है। अगर आप यहां पुट कर दें P इक्वल टू एम वी, तो पुटिंग लीनियर मोमेंटम वेक्टर P इज इक्वल टू एम वी वेक्टर, यहां पुट करेंगे तो डेल्टा एम वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू वेक्टर एफ। आप लोग m को बाहर लेके आइए तो m डेल्टा v वेक्टर अपॉन डेल्टा t इज इक्वल टू वेक्टर f। और आप जानते हैं डेल्टा v अपॉन डेल्टा t क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो आप लिखेंगे कि m इंटू a वेक्टर इज इक्वल टू f वेक्टर। या आप यहाँ समझ सकते हैं, या तो आप ये कहेंगे, अदरवाइज या तो आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला गया f इज इक्वल टू एम ए, या आप समझ सकते हैं यहाँ से कि उस बॉडी में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा अगर आपने फोर्स अप्लाई किया F और उस बॉडी का मास है m। तो यहाँ से हम लोग उस एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं कि अगर आपने फोर्स अप्लाई किया तो कितना एक्सेलरेशन बॉडी में प्रोड्यूस हो जाएगा, ये हम यहाँ से समझ सकते हैं इस बात को। ठीक है भाई। उसके बाद बात आती है, देखिए कि ऐसा हुआ, कैसे समझेंगे। उसके बाद ये समझिए कि अगर आपने किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया, मान लीजिए कि आपके पास ये एक बॉडी है, इस बॉडी का जो मास है ये मास है m, इस बॉडी का मास है m। आपने इस पर एक फोर्स अप्लाई किया, जब आपने इस पर एक फोर्स अप्लाई किया, ये फोर्स अप्लाई किया वेक्टर f, जो फोर्स है ये है वेक्टर f, वेक्टर फॉर्म लिख रहा हूँ एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। ठीक है, तो आप देखिए कि कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा एफ अपॉन एम, वैक्टर ए इज इक्वल टू होगा वैक्टर एफ अपॉन एम, एफ की वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप अपॉन एम। तो वैक्टर ए इज इक्वल टू होगा, इसके नीचे एम लेके आइए, तो एफ एक्स अपॉन एम आई कैप प्लस एफ वाई अपॉन एम जे कैप प्लस एफ जेड अपॉन के कैप, ये हो जाएगा। अब आप देखिए जो एफ एक्स अपॉन एम होगा ये होगा एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, जो एफ वाई अपॉन एम होगा ये होगा एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, एफ जेड अपॉन के होगा ये होगा एक्सेलरेशन अलोंग जेड एक्सिस। तो आप लिख सकते हैं कि वेक्टर ए इज इक्वल टू होगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो आप देख रहे हैं कि जो डायरेक्शन फोर्स की थी वही डायरेक्शन जो है ये एक्सेलरेशन निकल के आती है। और यही समझ सकते हैं यहाँ से कि जो ए एक्स है ये एफ एक्स अपॉन एम है, ए वाई है एफ वाई अपॉन एम है, और जो ए जेड है ये एफ जेड अपॉन के है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो डायरेक्शन फोर्स की है वो डायरेक्शन एक्सेलरेशन की भी होती है। तो आपने देख लिया कि यहाँ से आपने देख लिया कि जो चेंज हुआ, क्योंकि डेल्टा टी तो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो जो चेंज हुआ लीनियर मोमेंटम में वो फोर्स डायरेक्शन में हुआ है। अगर एक बॉडी रुकी हुई थी, आपने एक फोर्स अप्लाई किया तो उसका मोमेंटम बढ़ गया इस डायरेक्शन में। अगर बॉडी चल रही थी इस तरह से, आपने फोर्स अप्लाई किया, अगर मान लो इसी डायरेक्शन में अप्लाई कर दिया तो मोमेंटम बढ़ गया इसी डायरेक्शन में। ठीक है, तो चेंज किस डायरेक्शन में हो, इसी डायरेक्शन में। अगर बॉडी जा रही थी ऐसे, आपने फोर्स अप्लाई किया अपोजिट डायरेक्शन में, तो आप जानते हैं बॉडी में रिटार्डेशन हो जाएगा, तो उसका मोमेंटम चेंज होगा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में डिक्रीज हो जाएगा मोमेंटम। तो आप जानते हैं कि जो सेकंड लॉ है ये बताता है कि आप कितना फोर्स अप्लाई करेंगे तो मोमेंटम में कितना चेंज होगा और कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ये बताता है सेकंड लॉ। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी की, जिसको हम कहते हैं इम्पल्स। समझिए इम्पल्स के बारे में। किसी भी मूविंग बॉडी की डायनामिकल स्टेट की चेंज के बारे में जो फिजिकल क्वांटिटी आइडिया देती है उसे हम इम्पल्स कहते हैं। अगर एक बॉडी आपके पास है और उस पर आपने एक फोर्स अप्लाई किया F, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन डेल्टा टी तक, तो आप देखेंगे कि जो इम्पल्स होगा, ये जो इम्पल्स होगा
ये होगा इम्पल्स आई इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाई दैट शॉर्ट टाइम इंटरवल, ये होगा F इंटू डेल्टा टी। ओके, अब आप जानते हैं कि F की वैल्यू होती है F इज इक्वल टू एम ए, तो पुटिंग F इज इक्वल टू एम इंटू ए, तो आप देखेंगे कि I इज इक्वल टू हो जाएगा M इंटू ए इंटू डेल्टा टी। अगर आप वेक्टर फॉर्म लेना चाहते हैं तो आप देखेंगे वेक्टर I इज इक्वल टू वेक्टर F इंटू डेल्टा टी, तो वेक्टर I इज इक्वल टू M वेक्टर A इंटू डेल्टा टी। आप जानते हैं कि जो A होता है वो डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी। आप देखेंगे बट एक्सलेशन वेक्टर A इज इक्वल टू डेल्टा V वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। जब ये पुट करेंगे तो हो जाएगा वेक्टर I इज इक्वल टू M इंटू डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी। इससे ये चेंज हो जाएगा, तो I वेक्टर इज इक्वल टू M इंटू डेल्टा V वेक्टर, या आप कह सकते हैं कि I वेक्टर इज इक्वल टू M। अगर फाइनल वेलोसिटी V, इनिशियल वेलोसिटी U, तो वेक्टर V माइनस वेक्टर U, और वी कैन से दैट वेक्टर I इज इक्वल टू M V वेक्टर माइनस M U वेक्टर। और आप जानते हैं कि मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है? लीनियर मोमेंटम, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आप देखेंगे जो M इंटू V है ये फाइनल लीनियर मोमेंटम बॉडी का, और जो M इंटू U है ये इनिशियल लीनियर मोमेंटम। तो आप लिख सकते हैं कि वेक्टर I इज इक्वल टू होगा P फाइनल माइनस P इनिशियल, या आप कह सकते हैं डेल्टा P वेक्टर। तो कहने का मतलब ये है कि इम्पल्स का मतलब है चेंज इन मोमेंटम। किसी बॉडी के मोमेंटम में अप्लाइड फोर्स की वजह से जितना चेंज हो जाता है उसको हम लोग इम्पल्स कहते हैं। ठीक, यूनिट क्या होगी इसकी? जो यूनिट होगी देखिए यहाँ से होगी न्यूटन इंटू सेकेंड, और यहाँ से क्या होगी जो पी की होती है यानी किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड, ये इसकी यूनिट होगी। अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई भी बॉडी पहले रेस्ट में थी तो ये ज़ीरो हो जाएगा, तो आइडल कितना होगा? mv। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी बॉडी, अभी हम देख रहे हैं एक बॉडी मोशन में है, तो उसका अगर इम्पल्स देखना है तो रेस्ट से उस प्रेजेंट पोजीशन तक, पोजीशन ऑफ मोशन तक लाने के लिए जितना उसके मोमेंटम में चेंज होगा, या इस वक्त उसका जो मोमेंटम है बॉडी रेस्ट से आप लेके आए, और इस वक्त जो उसका मोमेंटम है, जो उसका लीनियर मोमेंटम है, वही उस बॉडी का इम्पल्स होगा। ठीक है ना? रेस्ट की पोजीशन से मोशन की पोजीशन तक लाने के लिए जितना उसके मोमेंटम में चेंज हुआ, तो कितना चेंज हुआ? ये तो ज़ीरो था, तो mv चेंज हुआ, तो ये इसका इम्पल्स है। ठीक है, या अगर कोई बॉडी मोशन में है और उसको अगर आपको रेस्ट में लाना है तो अपोजिट डायरेक्शन में जितना आप इम्पल्स अप्लाई करेंगे कितना होगा? 0 माइनस mv, तो वो उसका इम्पल्स होगा। ठीक है ना? तो आप देख रहे हैं कि चेंज इन मोमेंटम जो होता है वही इम्पल्स हुआ करता है। फिर आता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ने से पहले ये बता दें हम आपको कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ये बता रहा था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या कोई भी कांस्टेंट वेलोसिटी अगर मूव कर रही है और आप उस पर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होगा? पहली बात। जो सेकंड लॉ था वो ये था कि अगर आपने किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर दिया है तो उसके मोमेंटम में कितना चेंज होगा या कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ये सेकंड लॉ था। और जो थर्ड लॉ है ये बताता है कि हर एक एक्शन के अगेंस्ट एक रिएक्शन होता है। ठीक है, ये है न्यूटन्स थर्ड लॉ। जहाँ पर भी एक्शन होगा उसका रिएक्शन हमेशा एग्जिस्ट करेगा, ये थर्ड लॉ है। ये याद रखिए कि जैसे अगर कहीं पर एक सरफेस है, एक अर्थ सरफेस है, उस पर एक बॉडी रखी हुई है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये एक बॉडी रखी है ऑन अर्थ सरफेस, तो आप देखेंगे कि ये बॉडी
अर्थ सरफेस पर एक फोर्स अप्लाई करेगी, mg फोर्स से दबाएगी इसको। तो ये जो अर्थ सरफेस है ये इस बॉडी पर एक इतना ही एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगी, r इज इक्वल टू mg इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो अगर एक्शन mg है तो रिएक्शन r है, और अगर रिएक्शन r है, अगर यही एक्शन है तो फिर mg उसका रिएक्शन होगा। हमेशा याद रखिए कि जो रिएक्शन होता है वो एक्शन के इक्वल एंड अपोजिट हुआ करता है। दूसरी बात ये भी ध्यान रखने की है कि कभी भी एक ही बॉडी पर एक्शन और रिएक्शन वर्क नहीं करते हैं। जैसे कि आपने देखा कि बॉडी ने अर्थ सरफेस पर एक्शन किया mg, तो रिएक्शन r अर्थ ने उस बॉडी पर किया इन द अपोजिट डायरेक्शन। क्योंकि एक ही बॉडी पर ये दोनों फोर्स अप्लाई नहीं होते हैं, इसलिए कभी कैंसिल आउट नहीं होते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक बॉडी है और उसके बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो आप देख रहे हैं जितना एक्शन उतना ही रिएक्शन, तो वहाँ पर पेयर में एग्जिस्ट करेंगे वो, और ये उसके इंटरनल फोर्सेस होंगे। इंटरनल फोर्सेस जो होते हैं वो कभी भी किसी बॉडी की डायनामिक्स को चेंज नहीं कर सकते, इसलिए इंटरनल फोर्सेस जो होते हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया करते हैं। अगर एक सिस्टम है, उस सिस्टम में बहुत सारी बॉडीज़ हैं, तो वहाँ पर एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस जो होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये बात ध्यान देने की है। अब आप समझिए, इसके एग्जाम्पल समझिए। हमारे पास न्यूटन्स थर्ड लॉ, इसके एग्जाम्पल समझिए। आप देखिए कि आप जो चलते हैं उसके लिए रिएक्शन फोर्स आपकी बहुत हेल्प करता है। आप जानते हैं कि जब हम लोग चलते हैं, आप चले, आपने अपने पैर से अर्थ सरफेस को दबाया यहाँ बैकवर्ड, तो आपने एक फोर्स अप्लाई किया अर्थ सरफेस पर, तो उतना ही रिएक्शन फोर्स अर्थ ने आप पर लगाया। इस रिएक्शन फोर्स के दो कंपोनेंट हो गए, एक कंपोनेंट हो गया ry और एक कंपोनेंट हो गया rx। जो ry कंपोनेंट हुआ, इसने आपके वेट को बैलेंस कर दिया, इसने आपके वेट को बैलेंस कर दिया जिससे आप गिरे नहीं। और जो rx है ये आपको फॉरवर्ड मोशन के लिए फोर्स प्रोवाइड करा रहा है, जिसकी वजह से आप चल पाते हैं। अगर हम लोग आइस में या सैंड में, रेत में चलने की कोशिश करते हैं तो चलना मुश्किल होता है। उसका रीज़न ये है कि अगर हम लोग रेत को दबाते हैं अपने पैर से तो दब जाती है, पीछे चली जाया करती है, इसलिए प्रॉपर रिएक्शन फोर्स नहीं मिल पाता, इसलिए हमारे पैर धंसने लगते हैं, हम नीचे गिरने लगते हैं और ना ही हम आगे बढ़ पाते हैं, क्योंकि रिएक्शन फोर्स नहीं मिल पाता प्रॉपर। ऐसे ही अगर हम लोग बर्फ़ पर चलते हैं और अपने पैर से बर्फ़ को पीछे हटाते हैं तो हमारा पैर स्लिप हो जाया करता है, प्रॉपर रिएक्शन फोर्स नहीं मिल पाता है। जब प्रॉपर रिएक्शन फोर्स नहीं मिल पाता है तो हम चल नहीं पाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि रिएक्शन फोर्स कितना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप जानते हैं स्विमिंग में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब आप स्विम करते हैं अपने हाथ और पैरों से इस तरह से पानी को पीछे की तरफ, पानी पर फोर्स लगाते हैं, जब फोर्स लगाते हैं उतना रिएक्शन फोर्स पानी आप पर लगाता है और आप आगे बढ़ जाया करते हैं। जेट प्लेन में आप जानते हैं कि फ्यूल जो होता है वो कंबशन, एक चैम्बर होगा उसमें फ्यूल जो होगा वो कंबशन गैसेस की फॉर्म में पीछे से निकलता है। जितना मोमेंटम बैकवर्ड डायरेक्शन में उतने मोमेंटम फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि एक्शन और रिएक्शन, और इसकी वजह से ये आगे बढ़ जाया करता है। और अपनी अगर डायरेक्शन चेंज करना होता है तो साइड से वही गैसेस निकलती हैं डिफरेंट वेलोसिटी से और इस तरह से डायरेक्शन चेंज कर सकता है। उसके बाद आप जानते हैं कि स्विमिंग के अलावा अगर एक घोड़ा किसी गाड़ी को खींच रहा है तो भी यही होता है। घोड़ा जो होता है पैर से फोर्स लगाता है अर्थ सरफेस बैकवर्ड डायरेक्शन में और अर्थ उतने डायरेक्शन फोर्स प्रोवाइड कराती है उसको। ऐसे दो कंपोनेंट हो जाते हैं ry और rx। जो ry है वो उसके वेट को बैलेंस करती है और जो rx है वो उसको फॉरवर्ड मोशन के लिए फोर्स प्रोवाइड कराता है। तो ये सेक्शन आज हमारा इतने ही रखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें रिमेनिंग टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।